हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज की क्लास है वो है BHDAE 182 की हिंदी भाषा और संप्रेषण। ये एक फाउंडेशन कोर्स है जो पहले फाउंडेशन कोर्स कहते थे जिसको, तो AECC वाला। और इसको जो है हम पूरा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो भी बनाई है, वो काफ़ी अच्छी लोग देख रहे हैं। जैसे कि आपके मैं चैनल पे दिखा देता हूँ, ये आप सेल्फ ज्ञान चैनल है और यहाँ पे जो है हमने इन्वायरमेंटल वाली वीडियो बनाई हुई है ये, तो आप इसको इन्वायरमेंटल वाली वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत सारी BA BCom BSc और MBA के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप इस सेल्फ ज्ञान चैनल पे जाके हमारी वीडियो पूरी देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स को जो डाउट होते हैं इग्नू से रिलेटेड, वो सारी वीडियो यहाँ पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आज ये जो है एक नया जो है ये किस किस के लिए है, जो BA जिसके पास है, BCom जी, BSc जी, जितनी भी बैचलर डिग्री है उसमें ये जो है जिन बच्चों ने हिंदी लिया हुआ है BHDAE 182, तो वो इसको जो है उसके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हम बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इसमें आपको फुल मार्क कैसे लेने हैं। ठीक है, ऐसी अगर इसको आप अच्छे से 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको आंसर कैसे लिखना है और आसान बिल्कुल भाषा में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हिंदी है, आप सेम टू सेम इसको याद नहीं कर सकते। तो मैं बताऊंगा कि इसको लेकिन कौन सी जगह पे आपको जो है कुछ वर्ड को याद रखना वो भी बताऊंगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए। उस टाइप की वीडियो को हमको थोड़ा रिसर्च करके बनाना पड़ता है। जैसे इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा है, तो मैं आशा करता हूँ कम से कम 5 लाइक और सब्सक्राइब आप प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं नेक्स्ट वीडियो को जो है आपके लिए बनाना शुरू करूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, तो हम सीधा चलते बिना टाइम गंवाए सीधा फर्स्ट यूनिट के ऊपर। तो हम आज फर्स्ट यूनिट के ऊपर बातचीत करेंगे। इसमें ये फर्स्ट यूनिट है, हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताएगा। इसमें यही क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताइए। तो सीधा हम मेन पॉइंट पे चलते हैं यहाँ से। तो ये बताया है प्रस्तावना आप याद कर सकते हो बस। इसमें यही बताया कि संस्कार और रीति रिवाज में प्रार्थना, संस्थान, सपनों, संबंधों। हम जो है भाषा क्या होता है, हम जब जो बोलते हैं वो दूसरों के समझ में आना चाहिए। मान लिया हमने पेड़ बोला, तो दूसरे आदमी को पेड़, हमने तो सिर्फ बोला है, तो उसके दिमाग में कैसे आता पेड़, क्योंकि उसके दिमाग में पता है कि पेड़ कैसे होता है, तो इसलिए उसको समझ जाता है पेड़ बोलने से कि ये पेड़ के बारे में बात कर रहा है। तो पेड़ एक वर्ड है, ध्वनि है, लेकिन उससे उसकी इमेज जो सोचना है दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है, उसकी सोच में आता है कि ये पेड़ बोला तो पेड़ कैसा होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैचिंग होती है, आप समझ गए होंगे। तो मनुष्य मात्र एक मूक प्राणी रह गया है। तो मनुष्य एक ऐसा चीज़ है, जाति है धरती के ऊपर, मानव जाति, जो आपस में जो है भाषा के माध्यम से ज़्यादा आदान प्रदान करता है। जो बाकी जानवर होते हैं वो अपना जो प्रतीकात्मक चीज़ें होती है, जैसे सिंबल के करके बोल के कम करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य करता है। तो इसके बहुत सारे कारक ऐसे हैं जिसके बारे में हम बताएंगे। जैसे इसमें दार्शनिक है, भाषा का अर्थ बताते हैं सबसे पहले। इसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट है यहाँ वाला हिस्सा जहाँ पर कर्सर है, हेनरी ट्वीट वाला और ये ब्लॉग एंड ट्रेनर वाला, कि उनके किस जो है स्कॉलर जो है, विद्वान जो है, उसके ने क्या बोला है भाषा के बारे में। सबसे पहले भाषा के बारे में बताया गया है, ये किसी व्यक्ति वस्तु की परिस्थिति उस वस्तु को अपनी प्रकृति तथा प्रयोजनों पर आधारित होती है। परिभाषा विचार व्यक्त करते समय ध्यान रखना आवश्यक है, भाषा केवल संरचना में प्रकृति की जटिल नहीं है। देखो कितनी हार्ड लैंग्वेज इसकी लिखी हुई है। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, ये देखो हेनरी स्वीट ने क्या बोला, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकटीकरण को भाषा कहते हैं। जो हम अपने विचार है जो उनको बोल के हम प्रकट करते हैं उसी को भाषा बोलते हैं। बाबूराम सक्सेना ने क्या बोला है, ध्वनि चिन्हों द्वारा, ध्वनि चिन्ह मतलब जो बोलचाल की भाषा है, उसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचार और विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उसी को भाषा बोल रहे हैं। बेंद्रे ने क्या कहा है, भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में प्रतीक व्यवस्था है। मतलब प्रतीक मतलब एक सिंबल है, आपस में बातचीत करने का भाषा क्या है, एक सिंबल है। तो इसमें जो बताया जाए, जो क्वेश्चन आता है वो आता है ये, ब्लॉक और ट्रेनर की परिभाषा बताओ कि उसने भाषा के बारे में क्या बोला। ब्लॉक एंड
ट्रेगर। तो उसके अनुसार यहाँ ये लाइन याद रख लेना, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। पूरे इसमें से सिर्फ ये लाइन आपको याद रखना, और ये यादृच्छिक जो वर्ड है ये नोट कर लेना। इससे जो है आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहेगी। अगर आप ऐसे लिखो, ये अकॉर्डिंग टू ब्लॉग एंड टेलर, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था के द्वारा जो हम अपना आदान प्रदान करते हैं विचारों का, उसको भाषा बोलते हैं। अगर मैं सिंपल में लिखूंगा कि जो भाषा जो है, हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान करने की जो तरीका है उसी को जो भाषा बोलते हैं। लेकिन उसमें आपके मार्क्स कम हो जाएंगे जब आप ये 2 वर्ड लिखोगे कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था के द्वारा, तो ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से वाला। 2 शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, बड़े नोट में भी आ सकता है। तो आप समझ गए कि भाषा मेन चीज़ तो वही है, भाषाओं का आदान प्रदान करना आपस में, ठीक है। तो यादृच्छिक को जैसे हम एक दूसरे से बोल के जो आदान प्रदान करते हैं वही भाषा है। भाषा का स्वरूप और उसकी प्रकृति के बारे में बताना है। तो समाज में आपस में क्या होता है, विचारों का विनिमय। विनिमय मतलब आदान प्रदान, लेना देना। जो हमने बोला उस अगले ने सुना, अगले ने को जो बोला वो हमने सुना, ये हो गया ध्वनि। ध्वनि मतलब जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं, जो बातचीत हम कर रहे हैं। प्रतीक मतलब कोई सिंबल कर दिया, भाई इधर आ जाए उधर चला जाए, ऐसे। तो इन चीज़ों के द्वारा जो हम आपस में आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को बात को समझाने की कोशिश करते हैं, वही भाषा है, ठीक है। वास्तव में भाषा प्रतीकात्मक होती है, इसका कार्य संप्रेषण करना होता है, प्रतीकों को लेकर चलती है, संकल्पना के रूप में साधारणीकृत होते हैं। संकल्पना एक अलग चीज़ है। संकल्पना और संप्रेषण के बारे में बताऊंगा। संकल्पना आप समझो, मैंने बोला वर्ड पेड़, तो अगला कैसे पेड़ समझेगा। पेड़ तो हमने तो एक वर्ड बोला ना, लेकिन उसके दिमाग में पेड़ को लेके एक संकल्पना है। तो संकल्पना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो ये जो लिखा है ना, संकल्पना के रूप में साधारणीकृत होते हैं, संप्रेषण के रूप में भाव और विचारों का बोध करते समय। जीव विज्ञान है ना, सस्यूर के अनुसार प्रतीक का संबंध सांकेतिक वस्तु या सत्यार्थ से होता है। जो भी हम वर्ड बोलते हैं वो कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो विद्यमान होती है। प्रतीकात्मक वर्ड तो प्रतीकात्मक है, लेकिन वो चीज़ जो होती है ना वो विद्यमान होती है। जैसे पेड़ बोला तो पेड़ वो विद्यमान है, कोई ना कोई चीज़ है, और वो जो है उसके संकल्पना बनी हुई है नेक्स्ट आदमी की। अगर नेक्स्ट आदमी को हमने पेड़ बोला, उसको पेड़ का पता ही नहीं, तो वो वर्ड उसके लिए यूजलेस हो गया। यह यथार्थ मानव मस्तिष्क में चित्र बना हुआ होता है। चित्र बना होता है, बताया ना। हमने कोई वर्ड बोला तो उसके दिमाग में वो चित्र होता है। जैसे हमने पेड़ बोला तो उसके दिमाग में पेड़ का एक चित्र बना कि पेड़ बोला तो पेड़ ऐसा होता है। तो यह संकल्पना मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, जातीय एवं परंपरागत परिवेशों से संबंध रखती है। जो कुछ चीज़ें होती है, जैसे संकल्पना, उस चीज़ की उसके मनोवैज्ञानिक उसके दिमाग में रहती है, दिल में रहती है, उसकी सोच में रहती है। हर एक समाज और संस्कृति के लिए अलग अलग होती है। जातीय और परंपरागत जो है ये सब चेंज होती है। इसके बारे में बताया गया। आपको सिर्फ एक सिंपल सा ऐसी जो फिगर्स होती है उनको एग्जाम के लिए याद करके रखना है। एक ट्रायंगल बनाना है, एक सर्कल बनाना है, और कौन कौन से परिवेश हो गया, प्रतीक हो गया, परिवेश हो गया, संकेतार्थ हो गया। या संकेतार्थ मतलब संकल्पना जो दिमाग में बैठी होती है। परिवेश तो चारों तरफ है। प्रतीक, संकेतार्थ और सांकेतिक वस्तु, यानी कि वो वस्तु यथार्थ में होती है, उसका एक सिंबल बना होता है, उसकी एक संकल्पना आदमी के दिमाग में रहती है। तो ऐसे ये एक परिवेश हो गया उसके चारों तरफ, जिसके ऊपर भाषा काम करती है। तो आप इसको देखो, जैसे पेड़ वाला एग्जाम्पल आपने दिया था, मैं पहले पढ़ा हूँ आपके लिए, देखो। तो प्लीज़ चैनल को यार 5 लाइक और 5 सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इतना बड़ा पढ़ा है आपके लिए। तो जैसे पेड़ इसमें बताया गया है, तो मानव के दिमाग में पहले से बैठा है पेड़, तो पेड़ कैसा होता है, उसके दिमाग में एक संकल्पना होती है, वही बताया इसमें, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जी, सांकेतिक जो वस्तु है, प्रतीक, संबंध मानसिक रूप से माना जाता है। तो जैसे मैंने पेड़ बोला तो उसके दिमाग में फीड होता है कि पेड़ कैसा होता है। जैसे वक्ता और श्रोता के मानसिक में संकल्पना के साथ रहता है। प्रतीक और यथार्थ वस्तु के बीच में संकलनात्मक संबंध होता है। जो हमने बोला, कोई वर्ड बोला, जो यथार्थ में वो चीज़ होती है, मान लिया पेड़ है या घोड़ा है, तो उनके बीच में एक संबंध होता है। देखो ये क्या बोला है, यह नरसंगक या प्राकृतिक न होकर यादृच्छिक होता है। ये प्राकृतिक न होकर क्या होता है, इच्छिक होता है।
यादृच्छिक जो वर्ड आया था। जैसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसने बोला हिंदी में तो घोड़ा बोलते हैं, संस्कृत में अश्व बोलते हैं, इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं, और चीनी में माँ बोलते हैं, रूसी में कोय बोलते हैं, और फ्रेंच में जो है सैवल कहलाता है। तो पशु इंडिया में इसी प्रकार जो पशु शब्द है हिंदी में तो जानवर हो गया, लेकिन मलयालम में वो गाय होता है। तो कितना चेंजमेंट आ गया। वर्ड्स वही है, लेकिन आदमी की जो मानसिक सोच है, जो सांकेतिक चिन्ह है, वो दूसरे नाम से फिट है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। संकल्पना और प्रतीक का संबंध अनिवार्य रूप से वो जो स्थान के साथ चेंज होता है, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक जो चीज़ें चेंज हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। यही आपको लिखना है मोटे मोटे शब्दों में। ठीक है। अब हम इसकी इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें बताया कि कमल, एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग होते हैं। कमल है, जैसे इसमें बताया है कि कमल का रूप गुण हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं कमल बोलने से। लेकिन अगर नीरज और पंकज बोलेंगे, तो अगर नेक्स्ट आदमी को नीरज और पंकज के बारे में नहीं पता है तो वो कमल नहीं समझ सकता उसको। अगर उसको पता है कि नीरज और पंकज भी जो कमल को ही बोलते हैं, तो तब उसके दिमाग में कमल आएगा। तो मतलब जो हमारी जो संकल्पना है वो जो है मैच होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। कथ्य, कथ्य बोलते हैं, यहाँ से देखो कथ्य उसको बोलते हैं जो हम कहते हैं, उसका अर्थ कई आयामों में होता है। बोधात्मक भी आयाम हो सकता है, संरचनात्मक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है। जैसे जैसे जलज और नीरज दोनों जो है किसका बताते हैं, हमें कमल के बारे में बताते हैं, लेकिन विषय वासनाओं से अभिप्रेत व्यक्ति का संकेत कराते हैं। इसी प्रकार अधिक से अधिक अभिव्यक्ति मिलती है। जैसे इसमें बोला, हमने एक वर्ड बोला कथ्य, मतलब कोई वाक्य बोला या कोई चीज़ बोली, तो उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग निकल सकती है। अभिव्यक्ति 1 2 3 अभी नीचे बताऊंगा। अगर एक अभिव्यक्ति है और उसके कथ्य कथन जो है, वाक्य जो है, वो कहीं बन सकते हैं 1 2 3। जैसे नीचे देखो, मोहन ने मोटे लड़के को पीटा। मोहन ने जिस लड़के को पीटा वह मोटा था। मोहन ने उस लड़के को पीटा जो मोटा है। तो ये सब चीज़ें चेंज होगी। ठीक है। तो तीनों अभिव्यक्तियों में एक ही अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। अर्थ एक ही निकलना है, लेकिन अभिव्यक्ति क्या होगी, अलग अलग होगी। ये देखो, अभिव्यक्ति अलग अलग होगी लेकिन अर्थ एक ही है। कथ्य अलग अलग हो गए, अभिव्यक्ति एक ही है। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे इसमें बोला उसे सोना महंगा पड़ा, तो सोने के दो वर्ड होते हैं, एक तो स्लीपिंग सोना नॉर्मल, और एक सोना चांदी जो होता है वो। तो दोनों में डिफरेंट हो गया। तो एक ये है ऐसे ही मन, वजन। तो एक चीज़ के दो वर्ड निकल जा सकते हैं, दो चीज़ की एक वर्ड निकल सकता है। जैसे मैंने पैजामा पहन रखा था, मैंने मोहन को देखा। मैंने जब मोहन को देखा तो मोहन पजामा पहना था। दोनों का वर्ड अलग अलग हो गया, अभिव्यक्ति अलग अलग हुई होगी। ठीक है। तो प्रतीकों की व्यवस्था के बारे में बताना है। समाज और प्रतीक का क्या संबंध है, ये थोड़ा सा हल्का सा आ सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा समाज के प्रतीक हेतु का काम करते हैं। प्रतीक हेतु का काम करते हैं क्योंकि भाषा कई प्रयोजनों में सिद्धि होती है। समाज के अभिप्राय उस भाषी समुदाय से है जिससे ऐसे सामाजिक स्तर होते हैं, सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं। भाषा अपनी भाषा का कार्य व्यापार करता है, भाषा के सहारे सोचता है कि विचार विमर्श करता है। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परंपरागत मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक भौगोलिक प्रयोजनपरक आदि विविध परिवेशों के संदर्भ में जुड़े होते हैं। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेना, वैसे इसका कोई वो नहीं है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। जो इसमें ये टिक वाली चीज़ें ही हैं, ये हल्की इसमें नीचे लेसन के लास्ट में दिया है। अब हम बोलते हैं, ये पूछ सकता है कि भाषा के कौन कौन से रूप हैं। तो भाषा के भौगोलिक आधार पे चेंज होती है, ऐतिहासिक आधार पे प्रयोग में जो होने वाली भाषा उसके आधार पे, प्रयोजन जो यूज करने वाली है उनके आधार पे भाषाओं के अलग अलग रूप है। सबसे पहले हम भौगोलिक पे, क्षेत्रीयता के आधार पर, जैसे एरिया जाता है जैसे जैसे चेंज होता है तो भाषाएं हमारी चेंज होती है। हर 30-40 किलोमीटर में हल्की सी भाषा चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे व्यक्ति बोली, जो इंडिविजुअल आदमी बोलते हैं कुछ छोटे से उसमें, तो उसको बोलते हैं व्यक्ति बोली।
स्थानीय बोली, बहुत सारे व्यक्ति बोली को मिला के एक जो बोली बनती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, जैसे मान लिया हम मेरठ एरिया की बोल दें तो वो जो एक बोली होगी वो स्थानीय बोली हो। उपबोली जो है बहुत सारी बोलियों को मिलाकर जो है एक उपबोली मिलती है, जैसे भोजपुरी, छापरिया, खागाड़, शाहवारी, गोरखपुरी, नागपुरिया आदि, ये क्या चीज़ें हैं, उपबोली होगी। फिर उपबोलियों को मिलाकर क्या बनता है, बोली बनती है, जैसे बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मैंगी। तो बहुत सारी बोलियां मिला के बोली बन गई। उपबोली स्थानीय बोलियों को मिला के बन गया, और स्थानीय बोली किसको बना के मिल गया, व्यक्तिक बोली बना के मिल गया। तो उसके बाद उपभाषा आ जाती है। उपभाषा में है बहुत सारी बोलियों को जोड़ के उपभाषा बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे बिहारी, राजस्थानी, जो थोड़ा सा एरिया बड़ा हो जाता है इसमें। उसके बाद भाषा, भाषा जो है बहुत सारे जो है उपभाषाओं को मिला के एक भाषा बनाया जाता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से इसमें ये बताया गया है कि पूर्ण रूप से वो नहीं है। जैसे ये क्या लिखा, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें एक अधिक बोलियां एवं उपभाषाएं मिलाकर एक भाषा बनती है। ये मैंने सिंपल आपको बताया कि बहुत सारी भाषा मिला के एक भाषा बनता है। जैसे हिंदी क्या है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, मराठी, ऐसी 18 बोलियों को मिलाकर जो है हिंदी बनी है, ठीक है। तो आप समझ गए मोटा मोटा। अब प्रयोगों के आधार पर जो है भाषाएं कैसी होती है, एक तो सामान्य बोलचाल में बोले जाने वाली भाषा होती है, आप लिखवा आपस में जो बोल रहे कुछ भी कैसे भी, नो ग्रामेटिकल, कोई कुछ ऐसा वो ही नहीं है। उसके बाद साहित्यिक भाषा, जो लिखने में जो भाषा यूज करती है हमारे साहित्य में, उसको बोलते हैं साहित्यिक भाषा। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूस, जर्मन, ठीक है, वो राइटिंग में चाहिए, साहित्य, शिक्षा में, ठीक है। व्यावसायिक, बिजनेस में जो है ओरली नहीं चलता है, बिजनेस की जो भाषा होती है वो थोड़ी अलग होती है, लिखित में होती है, मौखिक में कम होती है, ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद कार्यशाली भाषा, ऑफिशियल यूज में जो आती है, जैसे कार्यालयों, निकायों, कंपनी में प्रशासन के रूप में, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में यूज की जाती है। तो ये होगी कार्यशैली भाषा। राजभाषा होगी ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे हमारे देश की होगी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, ऐसे मंत्रालयों, कार्यालयों, कंपनी, नियमों आदि, निकायों आदि, इन सब चीज़ों में। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, जैसे हमारी हिंदी है, ठीक है, उसकी राष्ट्र के समाज और संस्कृति, उसकी अस्मिता से जुड़ी होती है, ठीक है। अलग अलग देश की अलग अलग राष्ट्रभाषा है। गुप्त भाषा वो होती है जो कोड वर्ड में बात की जाती है। सिंपल सी बात बताना चाहते हो, जो सेना में यूज की जाती है, डकैत यूज करते हैं, चोर वगैरह यूज करते हैं, उनका कोड वर्ड होता है, वो आपस में सिर्फ वही समझते हैं उन चीज़ों को। इस तरीके की भाषा जो होती है गुप्त भाषा बोलते हैं। मातृभाषा के रूप में जिसका विपुल साहित्य भंडार, जिसका प्रयोग राजकाज में भी होता हो, किंतु वर्तमान काल में जिसका व्यवहार सामाजिक दृष्टि से ना हो, प्रयोग सीमित हो गया हो, मृत भाषा कहते हैं। मातृभाषा तो हिंदी है, मृत भाषा भी है, मैक्सिमम भाषाएं जो है अभी बोली जा रही हो, लेकिन उनका ऑफिशियल यूज ना हो, सिर्फ बोली जा रही हो, उनको समाज की तरफ से स्वीकृति ना हो, सिर्फ ऐसी भाषा को मृत भाषाएं बोलती हैं, ठीक है। निर्माण के आधार पर कौन कौन सी भाषाएं होती है, जो बनाए, निर्माण मतलब बनाना, मेक। सहज भाषा जो होती है, सिंपल भाषा जो हम आपस में बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन। कृत्रिम भाषा वो होती है जो बनाई गई है, ठीक है, जैसे एस्पोरेतो भाषा। कृत्रिम भाषा जो चोर, डकैत और सेना में यूज की जाती है, वो कृत्रिम भाषा ही क्या है, बनाई हुई है। तो सहज भाषा, कृत्रिम भाषा, और उसके बाद कौन सी है, ये दो तरीके की भाषा होगी। उसके बाद मानकता के आधार पर, मानकता मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है ना, कि भाई हिंदी का ये स्टैंडर्ड है, इंग्लिश का ये स्टैंडर्ड है। तो ये मानकता के आधार पर, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के आधार पर क्या हो गया, जैसे मानकता एक मानक होगी, यानी कि प्रीनिष्ठ भाषा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जैसे मुझे घर जाना है, ये सिंपल हिंदी है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो ये मानक है, स्टैंडर्ड है, ये इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक हो गया मानकेतर भाषा, नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसमें मिस्टेक है। जैसे इसमें लिखा मैंने घर जाना है, मैंने नहीं होता, मुझे घर जाना होता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद तीसरी होती है अमानक भाषा, इसमें बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे को घर जाना है, ऐसे मेरे को कुछ थोड़ा होता है, ये लोग आपस में बोल सकते हैं, तो ये होगी अमानक भाषा। एक होगी उपभाषा, ये बहुत ही जो अशिक्षित और अशिक्षित लोग होते हैं वो बोलते हैं इसको, और अश्लील शब्दों का, ठेठ शब्दों का इसमें यूज किया जाता है धड़ल्ले से, तो इसको बोलते हैं उपभाषा। कार्य के आधार पर भाषा कैसे होती है, संपूरक भाषा, परिपूरक भाषा, सहायक भाषा और समतुल्य भाषा। सबसे पहले बोलता हूँ संपूरक भाषा।
जैसे हमें एक भाषा का ज्ञान है हिंदी, लेकिन हमें दूसरी भाषा अंग्रेजी सीख रहे हैं ताकि हम जो है फ़ॉरेन के साथ बात कर सकें, उनके राजनयिक के साथ बात कर सकें, तो ये संपूरक भाषा होगी अंग्रेजी। परिपूरक भाषा सेम है, परिपूरक भाषा भी अपनी भाषा जो है सामाजिक प्रयोजनों के प्रयोग के लिए एक समुदाय से प्रचलित भाषा को दूसरे समुदाय, उस समुदाय में जाकर उसकी भाषा के रूप में बोलना, वो परिपूरक भाषा हो गया। ठीक है, जैसे वो भी अंग्रेजी हो गया, मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलते हैं कई जगह सामाजिक कार्यों में। सहायक भाषा जो एक समुदाय में दूसरी भाषा का ज्ञान और भाषा की सहायक भाषा के रूप में करता है, जैसे हिंदी और संस्कृत होगी, तो ये आपस में एक दूसरे की सहायक है, थोड़ी सी मिलती जुलती है। समतुल्य भाषा, एक भाषा जैसे हम अगर अमेरिका में चले गए तो हम जो है अपनी भाषा छोड़ देंगे और वहाँ का कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश को यूज करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे इंग्लिश क्या हो गया, समतुल्य भाषा होगी। ऐतिहासिकता के आधार पे क्या है, मूल, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ऐतिहासिकता मतलब जो पिछले तरीके से इतिहास के तौर पे जो भाषाएं बनती हुई है, तो सबसे पहले होती है एक प्राचीन भाषा, फिर मध्यकालीन और फिर अभी लेटेस्ट वाली। तो मूल भाषा जो सबसे पहले नॉर्मल रूप से जो पैदा हुई होंगी भाषा, वो मूल भाषा होती है। जैसे भारपोईय भाषा, भारोपीय भाषा जो होती है वो सबसे पहली भाषाएं होंगी। जो कुछ भाषाएं बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, नई भाषाएं आती रहती है, फिर उसमें दूसरी का विलय होकर तीसरी बनती रहती है, तो ये इस तरीके से भाषाएं चेंज होती है। सबसे पहले प्राचीन भाषा, और जैसे संस्कृत हो गया, ग्रीक होगी, लैटिन होगी, हिब्रू होगी, तमिल होगी। उसके बाद मध्यकालीन भाषा क्या होगी, ये अपभ्रंश वाली आपको पक्का याद रखना है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है, ये हिंदी से पहले जो था अपभ्रंश था, इसको एब्सोल्यूट करके फिर हिंदी आया, हिंदी, मराठी, बंगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो तीसरी है आधुनिक भाषा, जो अभी यूज हो रही है, हिंदी, मराठी, बंगला, फिर अंग्रेजी, फ्रेंच, इस टाइप की जो भाषा है वो आधुनिक भाषा है। सम्मिश्रण के आधार पर भाषा है, पिजन और कियोल। पिजन जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, सम्मिश्रण के आधार पर कौन सी भाषाएं होती है। जब ये क्या लिखा है, पिजन, दो भाषाओं का जब मिश्रण होता है शुरू में, मान लिया कोई हिंदी वाला है और उर्दू वाला, दोनों मिक्स करके बोल रहा है, उस टाइम पे शुरू में वो जो भाषा होगी वो पिजन होगी। लेकिन बाद में जब वो इतना मिक्सअप हो जाती है कि वो ना हिंदी रहती ना उर्दू रहती और दोनों को मिक्स करके कोई तीसरी भाषा बन जाती है, तो उसको बोलेंगे कियोल। तो ये कहाँ पे बोली जाती है, कुछ ऐसे कंट्री में बोली जाती है जो सब दोनों का मिक्सअप होगी, तीनों का मिक्सअप होगी, जैसे मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनन, वो टैबोगो, जो ये देश उनमें कियोल बोली जाती है। कहीं पे हिंदी अंग्रेजी मिला के बोली जाती है और हिंदी के भी कुछ मिक्स मिले होते हैं। फ्रेंच और हिंदी, अंग्रेजी तो है ही, हिंदी भी मिली हुई है इसमें, कहीं डच और हिंदी मिली हुई है, कहीं हिंदी और अंग्रेजी मिली हुई है, तो ऐसे मिक्सअप हुआ है भाषा का, तो इसको बोलेंगे क्रियोल। ठीक है, आशा करता हूँ आप दोनों ये चीज़ें समझ गए होंगे। हिंदी भाषा का विकास और उसका विकास के बारे में थोड़ा पूछ सकता है, तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज है। अगर मैं आपको सिंपल करके इसमें थोड़ा सा बताऊं तो आपको उसी हिसाब से इसमें लिखना है। देखो, मैं काफ़ी बड़ा है ये, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इसमें हिंदी भाषा के विकास में इसमें क्या बताया है मेन, जैसे कि मैंने इसको पढ़ा है इतनी मेहनत से, तो प्लीज़ यार एक सिर्फ 5 सब्सक्राइब और 5 लाइक दे दो। और किस टाइप की आपको जो है क्लास चाहिए आगे, वो और कौन से कोड पे चाहिए वो लिख दो नीचे, मैं बनाता हूँ उसको। संसार में जो है बहुत टाइप की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे एरिया चेंज होता है उनकी भाषाएं चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी है। तो प्राचीन में कुछ और भाषाएं थी, उसके बाद मिडिल में कुछ और भाषाएं आ गई, फिर लास्ट में आधुनिक में कुछ और भाषाएं आ गई। तो यही बताया, पहले देखो प्राचीन में संस्कृत वगैरह थी, उसके बाद अपभ्रंश जो मैंने बोला उसको याद रखना, अपभ्रंश, पाली आ गई, अभी जो आ गई हिंदी, बंगला, मराठी, इस टाइप से आ गई लैंग्वेज। तो वो आप सिंपल रख सकते हो कि प्राचीन, फिर मिडिल, फिर अभी आधुनिक। तो उनमें एक एक दो दो भाषाओं को थोड़ा नाम याद होना चाहिए। पुरानी में संस्कृत होगी, बीच वाली में भ्रंश होगी, और अभी वाली में हिंदी, मराठी, बंगाली, आप सबको पता ही है अभी कौन कौन सी बोली जाती है। तो आदिकाल में सबसे पहले क्या बोलना है आपको, तो इसमें से कुछ एक लैंग्वेज के वर्ड दूसरी लैंग्वेज में यूज हुए हैं। ठीक है, पहले क्या था, जैसे अपभ्रंश लिखा है, प्राचीन काल में अपभ्रंश थी, हिंदी नहीं थी वहाँ पे, तो पहले अपभ्रंश थी। ठीक है, तो हिंदी की कुछ ध्वनियाँ मिलती थी उसमें, अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। अपभ्रंश में ड और ढ व्यंजन नहीं थे। कौन कौन थे नहीं थे, ड और ढ। इतना याद आप नहीं रख पाओगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर
कोशिश करना है कि भाई पहले अपभ्रंश थी जो आदिकाल में 10,000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक, ठीक है, 10,000 से 1500 ईस्वी तक। तो उसमें कुछ व्यंजन नहीं थे, फिर उसमें किसका मिक्स हो गए, संस्कृत के कुछ मिक्स हो गए। संस्कृत के मिक्स होने के बाद फिर अरबी फ़ारसी के कुछ वर्ड उसमें मिक्स हो गए। अरबी और फ़ारसी लोग यहाँ पे आ गए तो उनके कुछ वर्ड मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद धीरे 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 जो है वो पुरानी जो है सब समाप्त हो गई और कुछ नई जो है संस्कृत और तत्सम शब्द वाली मुसलमानों के आगमन के बाद अरबी फ़ारसी तुर्की शब्द उसमें ऐड हो गए। तो इतना छोटा सा याद रखना, आदिकाल में पहले अपभ्रंश थी, फिर हिंदी के कुछ वर्ड्स थे जो, और संस्कृत के कुछ मिला के, फिर अरबी फ़ारसी मिला के, ये सब क्या है, और तुर्की के कुछ शब्द मिला के मिक्सअप हो गया। फिर मध्यकाल में क्या हुआ, तो कुछ इसमें हिंदी की विशेष बोली थी, जैसे ब्रज होगी, अवधी होगी, खड़ी बोली, ये खुले रूप से बोली जाती थी। इसमें ए शब्द होता था, जनता, ऐसे, ठीक है। लेकिन फिर उसमें फ़ारसी का प्रभाव आ गया। फ़ारसी में मैक्सिमम वर्ड यूज किया जाता है कै, खे, गे, जे, फे। तो कै खे तो नहीं रहे, पर ये जो बाद में जो वर्ड है वो यूज होने लगे उनके मैक्सिमम। उसके बाद इंग्लिश मैन आ गए, अंग्रेजी, फ़ारसी के बाद कौन, पुर्तगाली भी आ गए, स्पेनी आ गए, फ्रांसीसी आ गए, अंग्रेज आ गए, कमीज, तौलिए, पिस्टल, निग्रो, ये सब मिक्सअप हो गए। कुछ वर्ड कारतूस, कोट, स्वेटर, माचिस, सिगरेट, उनका हिंदी ही नहीं है, वो सब उसी भाषा से इम्पोर्ट हो गए। तो और जैसा हैदराबाद में जो है वो दक्षिणी हिंदी बोलते हैं उसको। हैदराबाद की भाषा हैदराबाद एरिया में जो बोली जाती है वो हिंदी है, लेकिन वो दक्षिणी हिंदी टाइप में, जो नॉर्थ में हिंदी बोली जाती है उससे डिफरेंस है। तो आप समझ गए कि मध्यकाल में जो 15वीं ईस्वी से 18वीं ईस्वी के बीच में क्या हुआ। अब जो है लेटेस्ट इन सब का मिक्सअप हो गया। अब जो आधुनिक काल में जो खड़ी बोली थी व्यापक रूप से जो सभी जगह मैक्सिमम जो है हिंदी उनके ऊपर हावी होगी। हिंदी लगभग उस बड़े एरिया में बोली जाने लगी, उसको हिंदी हो गया। अरबी फ़ारसी के कै और खे वर्ड जो थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन जय और फै वर्ड रह गए, ये वाले अधिक बोले जाने लगे। और अंग्रेज जब आए तो आ ध्वनि शुरू हुई, आ पहले नहीं थी, आ, डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस, ठीक है, ये आ। तो इस तरीके से अंग्रेजी वर्ड की भी मात्रा बढ़ गई उसमें, ठीक है। और संस्कृत, अब जैसे ये हिंदी वर्ड का उद्गम के बारे में बताया है, ये काफ़ी यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। ये एक पैराग्राफ आपको अच्छे से याद करने लिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हिंदी शब्द का उद्गम संस्कृत के शब्द सिंधु से नाम, सिंधु नदी के नाम पे हिंदी लिखा गया। तो हिंदी नदी के आसपास की भूमि का नाम को सिंधु नदी के आसपास की भूमि का नाम था। ईरान में जो सै को जो है सै नहीं पढ़ते, वहाँ पे है पढ़ते हैं, तो सिंधु नहीं बोल पाते, वो हिंदू बोल पाते हैं, जिसकी वजह से हिंद हो गया। तो सिंध प्रदेश को क्या बोलते थे, वो हिंद प्रदेश। तो पूरे भारत में हिंद वर्ड से यूज किया जाने लगा अपने एरिया को। ईरान के लोग कहने लगे, ईरान का इक प्रत्यय लगाने के बाद, इक लास्ट में लगाने के बाद हिंदिक हो गया वर्ड, जिसका अभिप्राय हिंदू का, हिंदिक मतलब हिंदू का, कहा जाता था कि इसी हिंदू का शब्द से यूनानी शब्द इंडिका, वो है नहीं बोल पाते तो ई बोलते तो इंडिका हो गया। तो अंग्रेजों ने इसी को क्या बोल दिया, इंडिया बना दिया। तो इस तरीके से हिंदी के कै शब्द को विलुप्त करके जो है हिंदी शब्द बन गया, जिसका मूल रूप है हिंद का, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि हिंदी ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेना कैसे कैसे हिंद। फिर ईरान के शासक आए, उन्होंने कुछ लेखकों को बोला कि भाई ट्रांसलेट करो। पहले अंग्रेजी तो नहीं होती थी ना, तो भाई वे अपने स्कॉलर्स को भेजते थे, विद्वान को भेजते थे, वहाँ के लोगों से कैसे बात करेंगे उसको जो है चेंज करना। ईरान के बादशाह जो नौशेरवा था, उसने हकीम बजरोया को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा था, देख रहे हो, ठीक है। तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने जो है बहुत दिनों तक हिंदी वर्ड का यूज नहीं हुआ, यहाँ तक कि अकबर के टाइम तक भी हिंदी वर्ड के यूज नहीं होता था कहीं पे, इसमें यही लिखा हुआ है। फिर जो है बाद में जो है हिंदी शब्द का इस्तेमाल खुसरो ने किया था सबसे पहले, ठीक है। जुज्बे चंद नजमे हिंदी नजीम नजे दोस्ता करदा शुदा आस्त, तो यहाँ से शुरू हुआ था, खुसरो ने पहली बार हिंदी वर्ड का यूज किया था, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। हिंदी वर्ड का बाद में सब
हावी हुआ हिंदी वर्ड। अकबर के टाइम तक भी कोई हिंदी वर्ड का यूज नहीं होता था। तो उस टाइम पे अमीर खुसरो ने जो अपने ग्रंथ में लिखा है, अमीर खुसरो के टाइम तक लाहौरी, कश्मीरी, कोड़ी, तेलंगी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, कर्नाटकी, बंगाली, सिंधी, अफगानी, बलूचिस्तानी, ये शब्द वर्ड मिलते थे और इससे रिलेटेड साहित्य था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और गहराई से पढ़ लेना। तो हिंदी, हिंदुस्तान और उर्दू के कैसे वर्ड मिक्सअप हुए, दोनों वर्ड मिला के जो है कुछ नए वर्ड्स बने। ठीक है, लेकिन बाद में जो है हिंदी और उर्दू को थोड़ा सा क्या उसमें इसमें लिखा हुआ जैसे कि दोनों में थोड़ा सा वो करना शुरू कर दिया। वास्तव में हिंदी एवं उर्दू एवं हिंदी एक विशिष्ट शैली है, किंतु दूसरी को अपने एक विशिष्ट साहित्य एवं सांस्कृतिक परंपरा के निर्माण किया। हिंदी परंपरा के समांतर रखा जाता रहा है, इसी कारण अपनी तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान प्लस ही से बन के बना हुआ है। ठीक है, तो ये आगे तो आप हिंदी वर्ड का कैसे उगम हुआ, कैसे ये हुआ, ये सब आपने इसमें पढ़ लिया। हिंदी भाषा का विकास कैसे धीरे धीरे करके हुआ, फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज़ों के बाद जो है वो एरिया पूरा हिंदी डेवलप आ गया, हिंदी सभी लैंग्वेज के ऊपर भारी होगी। तो इस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में 2-4 टेक्निकल वर्ड आप बीच बीच में यूज करना, तो आप पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आप सेम टू सेम इतनी हार्ड हिंदी नहीं लिख सकते, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ सब। हिंदी भाषा का रूप और उसके क्षेत्र बताना है। हिंदी भाषा का स्वरूप और उसके भौगोलिक संदर्भ, साहित्यिक संदर्भ और प्रयोग विस्तार का संदर्भ। देखो जैसे इसको मैं बहुत तेज़ी से करूँगा। इसमें बताया कि भौगोलिक संदर्भ जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, जो उत्तर का सारा भाग है उसमें हिंदी बोली जाती है। और इसमें जो है 5 वर्गों में बांटा गया, 18 बोलियां हैं। 18 बोलियों को 5 भागों में बांटा गया नॉर्थ वाली। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, इन 5 में इसको बांटा गया। ठीक है, हिंदी पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी। नीचे एक मैप दिया। पूर्वी हिंदी में अवध, बरेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। और पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी हिमाचली वाली और मध्यवर्ती पहाड़ी कमोइनी गढ़वाली वाली। ये देखो इसमें हर एक एरिया का ये बताया कि कौन से एरिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ऊपर कश्मीरी, फिर यहाँ पे हरियाणा में हरियाणी, राजस्थान में मेरवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, गुजराती, मालवी, बुंदेलवी, मराठी, दक्षिणी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, आसामिया। ठीक है, तो खड़ी बोली अपने नॉर्थ एरिया में बोली जाती है। कहाँ पे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, महाराजपुर, रामपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, हिंदी और उर्दू के वर्ड मिक्सअप होते हैं उसके अंदर। ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं के शिवसागर के आसपास। हरियाणवी कहाँ पे बोली जाती है, हरियाणा वाले एरिया में। ठीक है, और पंजाब के कुछ एरिया में मिलते जुलते में। कन्नौजी कहाँ पे बोली जाती है, फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहाँपुर, कालीभीत, पीलीभीत, हरदोई, इस एरिया में बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली कहाँ पे बोली जाती है, झांसी, हिमारपुर, ग्वालियर, सागर और अच्छा होशंगाबाद, इसके एरिया में बोली जाती है। अवधी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली। ठीक है, सीतापुर, लखनऊ का जो एरिया, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इसमें बोली जाती है। पूरे एरिया में अवधी बोली जाती है। बघेली दक्षिण के बघेली क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, यहाँ तक। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ एरिया में, जैसे रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, खैरागढ़, दुर्ग, नंदगांव, कोकेर, छत्तीसगढ़ का जो एरिया मेन, थोड़ा उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना, रखने हो तो। भोजपुरी, भोजपुरी तो आपको सभी को फेमस है। बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, शाहबाद, चंपारण, यानी कि जो नॉर्थ वो ईस्ट यूपी है उसके आसपास। ठीक है, महंगी, महंगी, हजारीबाग, भागलपुर, इस एरिया में बोली जाती। मैथिली, मैथिली का भी आप जो है गंगा, सहरसा, समस्तीपुर, जो गंगा के एरिया के पास है, मुजफ्फरपुर ज़िला जो है। जयपुरी राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थान के आसपास के एरिया में। मारवाड़ी भी राजस्थान में बोली जाती है, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। मेवाती भी भरतपुर, हरियाणा के आसपास, जो दिल्ली के आसपास, गुड़गांव के पास एरिया है। मालवी, मालवी जो है कहाँ पे बोली जाती है, दक्षिणी मालवा के आसपास। हिमाचली, हिमाचल के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। गढ़वाली, गढ़वाल एरिया में बोली जाती है। कमायूं उत्तराखंड वगैरह में, नैनीताल, अल्मोड़ा जो है। ठीक है, अब साहित्यिक संदर्भ में तो अलग अलग बताया गया है, मैथिली, राजस्थानी, ये सब हो गया। प्रायोगिक स्तर पर जो प्रयोग में जाने वाली है, तो ये था। यहाँ तक हमने अपना फर्स्ट इकाई पूरा कर लिया है।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ कम से कम हो, हाँ टाइम लगे, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी टाइम लग गया और ये चीज़ें आपको काफ़ी सिंपल भाषा में मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ, लेकिन कम से कम 5 लाइक और 5 सब्सक्राइब करो और बताओ वीडियो में कि अगला पार्ट्स बनाओ या ना बनाओ, इससे आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं। ये लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है, जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से सिंपल करना है। 2-3 चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं वो याद रख लेना है, और जो जहाँ जहाँ पे मैंने सेंटेंस पे जोर दिया है वो सेंटेंस को पक्का याद रख लेना, उसको ऐसे कैसे ही एग्ज़ाम में लिख लेना है। और मैं बता रहा हूँ इसमें से कम 15 नंबर का आएगा। फर्स्ट यूनिट है ये, फर्स्ट यूनिट में से एक लॉन्ग और शॉर्ट का आंसर आपको पक्का आना ही आना है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद करो, और आगे के क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और बाकी बहुत सारी वीडियो हैं। इन्वायरमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वो 1 घंटे का है। मैं सोचा था 10-15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा लग गया उसमें समझाते समझाते। तो इसी तरीके से बहुत टाइम लग जाता है, हम इतनी मेहनत करते तो यार एक तो लाइक और सब्सक्राइब में तो कुछ नहीं जाता आपका। प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आगे आने वाले स्टूडेंटों के लिए भी हमारा हौसला बढ़ता है और हम जो है मेहनत कर सकें। कि आपको अच्छा लग रहा है तो चलो बना देते हैं। तो आशा करता हूँ आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं आगे टाइम में, और ये एक नया चैप्टर है, नया सिस्टम है, इसके ऊपर किसी ने इतना वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने कोशिश किया कि आपके लिए बनाऊँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सेल्फ ज्ञान। और यहाँ पे सबसे पहले आपको इग्नू से रिलेटेड सारी नॉलेज आपको मिलती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।